नमस्कार। अ, कुछ लोगों को आप जब ज़िंदगी में मिलते हैं, तो आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं आपके अपने हैं। मैं राजमोहन गांधी जी को बहुत अरसे से जानता था, सिर्फ़ एक लेखक के रूप में और उन्होंने जो किताबें लिखी, उनमें से कुछ चंद किताबें मैं पढ़ पाया, ये मेरी खुशकिस्मती रही और मैं हमेशा उनके जो विचार होते थे, उनसे बड़ा प्रेरित होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और हमेशा एक मन में आकांक्षा थी कि मैं उनसे कभी व्यक्तिगत मिलूं और ये मेरी जो इच्छा थी वो भी कुछ दिन पहले पूरी हुई और जब मैंने उनका सानिध्य पाया और उनसे बातचीत की तो मुझे लगा जैसे मेरे ही घर के कोई वृद्ध जो हैं वो मेरे पास खड़े हुए कुछ आशीर्वचन कह रहे हैं। इतनी बात में उनकी एक कहना चाहिए कि सार गर्भित तो वो बात करते ही हैं, लेकिन उसमें एक जो स्नेह है और जो अपनापन है, वो आपको छू लेता है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो लेखक हैं, चिंतक हैं, अध्यापक हैं, अध्ययनरत रहते हैं हमेशा। लेकिन मुझे लगता है कि समाज विश्लेषक होने के साथ-साथ वो जो एक चिंतक हैं और जिस तरीके के वो हमेशा हम लोगों को अपने किताबों के और अपने लेखों के द्वारा जो एक सोचने की समझ देते हैं, दिशा देते हैं, वो अपने आप में पथ प्रदर्शक का एक काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने बहुत लोगों के बारे में लिखा, महात्मा गांधी के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। मेरी जो दो प्रिय किताबें उनकी हैं, वो एक है पंजाब और दूसरा है रिवेंज और रिकंसिलिएशन। तो मैं आपको नमन करते हुए राजमोहन साहब, सबसे पहले उसी किताब जो मेरी फेवरेट है, रिवेंज और रिकंसिलिएशन, उसमें एक आपने बहुत खूबसूरत सी लाइन कही थी कि गांधीज नॉन वायलेंस इज अ पॉलिसी एज वेल एज हिज एंटायर मोरालिटी। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहा था कि नीति भी है और नैतिकता भी है। आपको लगता है कि कहीं आज वो भारत में जो इस समय का परिदृश्य चल रहा है, उसमें उसकी कमी हुई है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो सरकार आज हमारे यहाँ है, वो इसकी बिल्कुल एंटीथीसिस पे क्यों चल रही है? जबकि वो गांधी का नाम हर तरीके से इस्तेमाल करती है। देखिए, लोग अगर कुछ एक रास्ते पे चलते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ बात फैलाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमारी सरकार केंद्र की जो है वो क्यों कर रही है, नरेंद्र मोदी जी या उनके साथी बीजेपी क्यों कर रहे हैं, तो इसका तो जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। कुछ कुछ साल बाद कोई हिस्टोरियन शायद बताएगा। लेकिन ज़रूर हम सबको लगता तो है कि इसमें हम दुखी हैं कि जितनी सच्चाई होनी चाहिए शायद इस समय नहीं है, और जो लोगों के लिए काम होना चाहिए शायद वो सबसे बड़ा उद्देश्य शायद नहीं है। अभी मैंने कल परसों सुना था ये कि हमारी सरकार की ही एक इंस्टीट्यूशन ने ये अध्ययन किया है छोटे बच्चों के बारे में। बहुत छोटे बच्चे जो हमारे देश में हैं, पिछले कई सालों में जी हाँ। उनकी सेहत के बारे में, जी हाँ। उनकी उनकी हाइट, उनकी जो स्टंटिंग होती है या वेस्टिंग होती है, या वो बढ़ नहीं रहे हैं। जी हाँ। अ, मैल न्यूट्रिशन तो के बारे में काफी खराब रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान के हाँ, बारे हाँ। में। जी तो हाँ। और दुनिया के लोगों ने भी बताया है, और हमारे सरकार की इंस्टीट्यूशन से भी ये जानकारी मिलती है। तो और खैर, और लद्दाख और चीन के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो जब इतनी असफलताएं हमारे सामने होती हैं, तो फिर अ, कुछ और बात अगर हम लाएं जो जो इस समय अपनी असफलता शायद दिखाना नहीं चाहते हैं, तो वो और चीज़ों के बारे में फिर बातचीत हो, ऐसा उनकी इच्छा होती है। तो इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं, समझने की बात नहीं है। तो स्वाभाविक है, लोग दुनिया भर में ऐसा ही करते हैं, सब जगह लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये अब हमें ज़रूर स्वीकार करना होगा
कि इस समय हमारे हालात काफ़ी बुरे हैं, लेकिन हमें ये भी शायद हौसला हमारा मजबूत हो सकता है, अगर हम देखें कि कितने लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी, बहुत ये अभी हाल ही में ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया फैज़ल खान के बारे में कि जी उसको हाँ, बेल जी मिलनी हाँ, चाहिए। जी हाँ, और जो उन्होंने कहा कि उस वीडियो में कोई बुरी बात नहीं थी, उसने अच्छा ही नेकी का ही काम किया था। जी हाँ, तो जब जब ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरह से बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि सरकार की एजेंसी ने ही ये बताया कि हमारे बच्चों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, अब हाई कोर्ट की बात आती है। तो अभी एक और चीज़ मैं अभी पढ़ रहा था, ये जो दिल्ली में हो रहा है, ये सेंट्रल इस विस्टा के बारे में, हाँ जी, कि बिल्कुल दिल्ली का रूप ही बदला जाए, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर, लेकिन उसके पीछे सोच हो, लोगों को मिलकर के बातचीत हो, सब मिलकर के कुछ अ, योजना बनाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैंने देखा कि अ, अभी आज ही शायद मैंने देखा कि कई 60-70 बहुत बड़े पुराने अफ़सर, चीफ़ सेक्रेटरी, एम्बेसडर, आईएएस के, आईएफएस के और कई प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी वगैरह कईयों ने मिल करके 60-70 लोगों ने अपना दुख बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जी हाँ, फिर भी फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया। फिर ये भी उसमें बात बताई गई कि भई अगर नया पार्लियामेंट बनाना है तो फिर प्रेसिडेंट को वो करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रेसिडेंट भी तो हमारे पार्लियामेंट में शरीक है जी ना, हाँ, सबसे जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो प्रेसिडेंट का होता है जी हाँ, पार्लियामेंट में। खैर, जब मैं लेकिन मेरा हौसला बढ़ता है जब मैं देखता हूँ कि 60-70 ऐसे बड़े-बड़े लोग भी बता रहे हैं, अपना दुःख ज़ाहिर कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर दुखी होने के कारण कई हैं, बल्कि अ, दिल में गुस्सा आए, क्रोध आए, इसके भी कारण हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे भी हम कुछ हिम्मत ले सकते हैं। ये सरकार जो है इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई थी और हाँ, सबको ये लगता था कि कहीं न कहीं क्योंकि ये विकास की बात करते थे और सबका विकास, सबका साथ कहते थे। लेकिन उसके बावजूद लव जिहाद, सीएए, हाँ, एनआरसी और कई इस तरीके की बातें जो गौरक्षा के नाम पे लोगों की लिंचिंग, ये स आपको कुछ लगता है कि फ़ैसिस्ट तरीके से रूल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा क्यों? जब इनके पास पूरी संपूर्ण पावर थी, ताकत थी कि ये कुछ बदलाव लाते और बहुत अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाते, तो वैसे काम ना करके इस तरीके की शरारतपूर्ण जिससे कि समाज में एक अलगाववाद पैदा हो रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे आपको इनकी क्या नीति लगती है या क्या उद्देश्य लगता है? देखिए, मैं इसमें 2 छोटी-सी बात कहना चाहूँगा। एक तो कि हम ये अपने आप से पूछें कि और या औरों से पूछें कि इसके पीछे इनके क्या इरादे हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, वो भी एक ज़रूरी सवाल है। जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व का सवाल है कि अब हम सबको क्या करना चाहिए? जी, जी, हाँ, जो लोग इससे दुखी हैं, हम साथ मिलकर के कैसे और भी असरदार काम कैसे करें, ये शायद ज़्यादा महत्व का सवाल है। लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक तो ये है कि लोग ज़रूर अपनी असफलता छिपाते हैं। जी, उसके लिए कुछ लोगों की का ध्यान कहीं और जाए, इस पर लोग कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि अ, कुछ योजना भी तो इनकी है ना, ये हिंदू राष्ट्र इस समय उसकी वो खुले शब्द से तो शायद हर वक़्त बात नहीं करते हैं, लेकिन ये उन्होंने कई सालों से 30, 40, 50, 60, 70 साल पहले से उन्होंने ये योजना बनाई है। जी, उससे भी कि देखिए, अ, 2 विचार हो सकते हैं भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में, कि भारत या तो सबका है जी, या एक किसी ख़ास कौम का है। जी, पाकिस्तान में भी हो सकता है, टर्की में, अमेरिका, जैसे अमेरिका में भी ट्रम्प या और लोग कहते हैं कि अमेरिका गोरे लोगों का है। जी हाँ, हमारे गोरे लोगों का ये देश है, और अ, और इस तरह से या चीन में जो हान रेस के लोग हैं, हमारा है, तिब्बत के लोग तो दूसरे किस्म के हैं, लेकिन हुकूमत हमारी होनी चाहिए। पूरे चीन में
हान लोग हावी हो जाएं, ऐसा भी विचार आ सकता है। इसी तरह से कि ज़रूर भारत में 80% से शायद ज़्यादा ही हिंदू लोग हैं, लेकिन अगर वो लोग कहें कि हिंदुओं का ही भारत है, या जैसे जो हिंदू चाहते हैं वो ही चले, तो उससे तो न हिंदू खुश होंगे, न सिख या न मुसलमान या ईसाई या जो 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 नास्तिक हैं या जो बुद्धिस्ट हैं, या कुछ कुछ भी हों। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, तो वो कई लोग वो तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं वो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते हैं, वो जी हाँ, सिख भी हैं ऐसे। तो इसलिए अगर ये योजना है कि ये हिंदू राष्ट्र ही बने, तो फिर ये नीतियाँ हम समझ सकते हैं। और फिर जैसे लव जिहाद हुआ, या या गाय के बारे में कुछ इमोशन, भावनाएँ भड़काना, तो वो हम समझ सकते हैं। लेकिन उससे देखिए, आज हम कहें कि भई मुसलमानों से हमें खतरा है या सिखों से खतरा है, तो इस तरह से लोगों को निकालना या एक तरफ कर देना, तो कल परसों जाके फिर हम कहेंगे कि देखिए ये लोग भी खराब हैं, ये इस जात के लोग, या ब्राह्मण ऐसे हैं, या बनिए ऐसे हैं, या जाट ऐसे हैं, राजपूत ऐसे हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम लोगों को बांटना शुरू करें, तो उसका कोई अंत नहीं होता है। जी हाँ, इसलिए तो ये जो देखने का तरीका है, दृष्टिकोण है, वो उसमें कमी है। लेकिन देखिए दुनिया भर में ऐसे विचार हैं, ऐसा जी हाँ, हमें नहीं जी हाँ। समझना है कि सिर्फ हमारे देश में ये हो रहा है, जी हाँ, दुनिया भर मैं में इसी हो रहा बात पे आपको ये भी एक ध्यान दिलाना चाहता कि ऐसा है। क्यों है कि जबकि गांधी को हर कोई अपनाना चाहता है, बड़े पूजनीय हैं, उनके प्रति सभी पूरी दुनिया के लोगों को श्रद्धा है। लेकिन आज कुछ देखा जा रहा है कि राइट विंग पॉलिटिक्स एक सेंटर स्टेज पे आती जा रही है। आप ट्रंप को देख लें, आप एर्दोगन को देख लें, आप इनको मोदी जी को देख लें, और मतलब इवन अगर आप चाइना को देखें, तो जिस तरीके से चाइना में एक रेगुलर कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को वहां पे खत्म किया जा रहा है, और जिस तरीके से रशिया में भी एक तरीके से कहा जा सकता है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी दुनिया में ये हाँ, शांति और इसको सबको छोड़कर इस तरीके का अलगाववाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो ज्यादा क्यों पनप रही हैं? देखिए ये भी इतना इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमें देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, अब चीन में भी ये जो आपने बताया वो तो सही है, उसके अलावा ये जो हमारे जो चीन के जो नेता हैं, शी जिनपिंग, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनकी लाइफ टाइम के लिए शायद हो सकता है कि वो बने, तो जी हाँ, साथ-साथ ऑथोरिटेरियनिज़्म भी आ रहा है। हाँ जी, तो और बर्मा में देखिए कि और श्रीलंका, सब जगह कि जो बौद्ध लोग जो बहुमत में हैं श्रीलंका में और बर्मा में, तो विचार है कि उनकी हुकूमत ही होनी चाहिए, या उनका वो होंगे फर्स्ट क्लास सिटीजन, और जो बाकी जो हैं वो शायद सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन हों। तो जैसे आपने कहा, ये दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में एक दूसरा विचार भी आ रहा है कि हम सब एक हैं, ह्यूमैनिटी एक है। हमारे देश का विचार तो है ही वसुधैव कुटुंबकम की, दुनिया अच्छा, एक एक परिवार है, लेकिन उसे हमने शायद स्वीकार नहीं किया, अपने दिल में स्वीकार नहीं किया, हमने अपने समाज में स्वीकार नहीं किया है। तो वो विचार भी है दुनिया में। और अभी देखिए ट्रंप ने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत लगाई, और अभी तक वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका के लोग एक इकट्ठा होकर के अमेरिका की आम जनता ने भी उसमें सहयोग दिया, और ये ब्लैक लाइव्स मैटर की बात गोरे लोगों ने भी स्वीकार की। तो और जो देखिए जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इलेक्शन चलाया पूरे अमेरिका में, अलग अलग अमेरिका में, तो आप जानते हैं कि हर एक प्रदेश के अपने ही कानून होते हैं, हर एक प्रदेश की जो के अफसर होते हैं वो ही तय करते हैं कि यहाँ कौन जीता है कौन नहीं जी जीता जी, है। और वो कई लोग वो पार्टी के भी सदस्य होते हैं, तो कई जगह जहाँ रिपब्लिकन पार्टी के भी लोग अफसर थे जो इलेक्शन चला रहे थे, उन्होंने भी ईमानदारी से और बहादुर से कहा है कि ट्रंप हारा है और बाइडेन जीता है। तो ये कि अमेरिका सबका है, जी अमेरिका केवल गोरे लोगों का नहीं है, सबका है। अ, तो इसलिए दुनिया में ये आज ये संघर्ष है।
कुछ लोग मानते हैं कि हमारे हर देश, दुनिया, विश्व के लोग हम सब बराबर हैं, हमारी सबकी ज़रूरतें हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ भारत हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, बर्मा हमारा है, चीन हमारा है, औरों का नहीं है। तो इस संघर्ष में हम सबको तय करना होगा कि हमारा स्थान कहाँ है। तो आपको कभी डर लगता है, क्योंकि इस समय जो भारत में माहौल है और हम लोग जो रोज हर क्षण इस माहौल में जीते हैं, हमें कई बार लगता है कि जैसे हर तरफ से लोगों को बांधा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी भी बांध रही है, जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो भी आपको एक तरीके से सीमित करती जा रही हैं। और कोविड में तो हमने देख ही लिया कि एक तरीके से ऐसा एक इसको मैं षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरीके की सरकारी तंत्र ने शिकंजा अपना गढ़ लिया है कि आप कुछ भी बिना सरकार की मर्जी के कर नहीं सकते। तो आपको कहीं लगता है कि इस तरीके की ये अलगाववाद की स्थितियां बढ़ जाएंगी और कहीं भारत की जो एक धर्मनिरपेक्षता है और जो एक राष्ट्र का स्वरूप है वो कहीं बिगड़ सकता है, टूट सकता है? क्योंकि ऐसी कई ज़रूर। संभावनाएं विंस्टन चर्चिल और दूसरे लोगों ने पहले की थी हमारे बारे में। देखिए, ये जो भविष्यवाणी विंस्टन चर्चिल ने भारत के बारे में की थी, वो सिद्ध हो सकती है। और हो सकता है कि भारत में जो बराबरी हम चाहते थे, जो गांधी चाहते थे, नेहरू चाहते थे, पटेल चाहते थे, कई लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो ज़रूर चाहते थे कि भारत एक बराबरी का देश होगा, सबका देश होगा। और लेकिन कुछ तो वो जो विचार था, वो जो चित्र था भारत का, तो वो शायद हम कुछ साल बाद नहीं देखेंगे। हो सकता है तो ये जो इस समय जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो एक कुछ लोगों की नज़र में जो एक बुरा सपना है, वो बुरा सपना भी एक हम क्योंकि ये मेरा इसलिए कहना था सर, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और आपने इतिहास देखा है, आपने राष्ट्र का जो विभाजन हुआ उसको भी देखा है, झेला है। तो आपको भी याद होगा कि एक छोटी सी चिंगारी होती है और वो बढ़ के एक विकराल अग्नि का स्वरूप ले लेती है। तो लम्हों की गलतियों का खामियाजा सदियों को उठाना पड़ता है। तो उस समय वो जो छोटी सी गलतियां हुई, उसी से एक पाकिस्तान बना। और हम जानते हैं कि किस तरीके से एक गलत तरीके के विचार लोगों ने किए। अक्सर मुसलमानों को इसके लिए दोष दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ पीछे जो पूरा षड्यंत्र बनाया गया और फिर एक तरीके से लोगों को धकेल के और वो एक दूसरे, तो कहीं ना कहीं मुझे कई बार डर ये लगता है कि अगर हम इन बातों में ही उलझे रहे तो न केवल हम पीछे चले जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, आर्थिक विकास भी हमारा पिछले कुछ समय से रुक सा गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कई मतलब आपको परिदृश्य डरावना लगता है कि ऐसा कुछ हो ज़रूर। सकता है? देखिए, हालात काफ़ी बुरे हैं। और जो जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो उससे ज़रूर डर और दुख दोनों हो सकता है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैंने हमारे देश के इतिहास पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और दुनिया भर की, तो अन्याय और गलत किस्म की सरकारें कई देशों में कई लंबे समय तक भी चलती हैं, लेकिन उनका अंत तो होता ही है। अंत में वो आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो हमारे देश में भी शायद बुरे हालात, और भी बुरे हालात आ सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर जाएंगे भी। लेकिन जितने वो न आए तो और भी अच्छा, जितनी बिल्कुल। जल्दी वो चले जाएं तो और भी अच्छा। तो सवाल ये है कि जो हम कई देखिए, नरेंद्र मोदी जी, आपने बताया कि काफ़ी बहुमत से लोकसभा में आए 14 में और 19 में, लेकिन उन्हें 30, 34, 35, 38, 39 सब मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 38-39% वोट उन्हें या उनके सहयोगी पार्टियों को मिला। तो जी यानी हाँ। कि वोट में भी 60% से ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं थे। नहीं है। हाँ, जी हाँ। तो और देखिए, जो जिन्होंने उनका साथ दिया, उनमें से अधिकांश लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो उन्हें
और लगा कि कांग्रेस की सरकारें और जो सरकारें थी उनसे उनसे काफ़ी लोग दुखी भी थे। तो ये नहीं कहना, हमें समझना चाहिए कि जो लोग उनका समर्थन करते हैं कि वो हमारे नहीं, वो भी हमारे हैं, जी हाँ, या बिल्कुल वो बिल हमारे भाई-बहन हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम चाहते हैं, देखिए कुछ कहते हैं कि ज़रूर सिर्फ़ भारत हिंदुओं का होना, या हिंदू हिंदू हावी हो इस प्रकार का भारत हो, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, ये भारत सबका है। तो जो लोग ये हिंदुत्व का समर्थन या हिंदुत्व से घबराते हैं या उन्हें उससे कुछ भय है, तो आपस में हम एक दूसरे की क्या मदद कर रहे हैं, हम आपस की एकता हम बढ़ा रहे हैं, वो शायद कम होता है। तो हम देखिए कहते हैं कि ममता ने ऐसा कर दिया, या अकाली ने ऐसा कर दिया, या शिवसेना ने ऐसा कर दिया, या राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, शरद पवार ने ऐसा कर दिया, डीएमके ने ऐसा कर दिया, तो एक दूसरे को हम दोष देते हैं। जी हाँ, तो जो लोग हम दुखी हैं, जो हम बराबरी का भारत चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ कुछ बर्ताव हमें सुधारना चाहिए। एक दूसरे के दोष हम इतना न देखें, एक दूसरे का अच्छा काम देखें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। अब जी हाँ, इसीलिए, और अगर कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी हो, जी हाँ, किसी भी पार्टी का हो, जी हाँ, कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना हमें करनी हाँ चाहिए। जी, जी हाँ। वो भी एक एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब मुझे आपकी बातों से थोड़ा-सा न केवल संबल मिला, लेकिन दूसरा मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं आशा की किरण जो है, वो फैज़ल खान जैसे लोगों ने हमारे समाज में जगाई है, अलख। और उसी फैज़ल खान के साथ-साथ जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, बहुत ही अहिंसक, मैं कह सकता हूँ कि गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कहीं न कहीं एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि फैज़ल खान ने जो बात की, मुझे लगता है कि शाहिर की लाइनें हैं कि गीता ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये उनकी शायरी रफी साहब की आवाज में आपने जरूर सुनी होगी, बड़ी जग प्रसिद्ध है। ये मेरी हमेशा से सपना रहा है कि कहीं ना कहीं एक मुसलमान गीता पढ़े और हिंदू कुरान पढ़े, वो अपना बाइबल पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े। ये सबका जो द्योतक फैजल खान है, जिन्होंने कि एक मंदिर में एक पंडित जी के कहने पे, और वो गए थे और उन्होंने कृष्ण के बारे में बात की, भजनों के बारे में बात की, और ब्रिज की संस्कृति को बहुत से मुसलमान बहुत अच्छी तरह से अपनाते हैं, जानते हैं। और फिर वहां पे उन पंडित जी का उनसे कहना कि आप यहीं पे विराजिए और आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए और अपनी शाम की नमाज पढ़ लीजिए, कि एक बहुत अच्छी बात थी। शायद हमारे सबको सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो हुँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या नहीं, आपको कहीं आशा की किरण दिखती है हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल, 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 और जिस तरह से अ, और अ अ, शांति से फैज़ल खान ने अपनी गिरफ्तारी स्वीकार की, जी हाँ, और फिर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला दिया है, जी हाँ, और ये वो जो जो वीडियो है वो शायद लाखों लोग देख चुके हैं, मुझे लगता है और लोग भी देखेंगे, और फैज़ल खान अपना काम जारी रखेंगे, जी हाँ, और वो तो बहुत ही अच्छा ये हुआ है। और जैसा कि आप सुना रहे थे, फैज़ल खान तो ख़ैर बहुत ही भजन सुना सकते हैं, राम और कृष्ण की कहानी अ जैसे वो समझा सकते हैं, शायद बहुत कम ही हिंदू हैं जो जी हाँ, समझा पाएँगे इस जी हाँ, तरीके से। बिल्कुल। सही सही कह रहे हैं। उस आदर और स्नेह के साथ और बिल्कुल लगाव के साथ वो बताते हैं। लेकिन वो नमाज़ भी पढ़ते हैं और वो अपने आप को ज़रूर मुसलमान कहते हैं। तो ये जो, तो देखिए, हम औरों के बारे में, अगर हम हिंदू हैं तो मुसलमानों के बारे में हमारे विचार आ जाते हैं, लेकिन बिना अध्ययन के, बिना जानकारी के। जी हाँ, हमें ज्ञान नहीं है लेकिन हम अपना मत राय बना सकते हैं।
लेकिन फैज़ल खान से हम ये सीख सकते हैं कि हम औरों के बारे में उनके जो विचार क्या हैं, उनका जो अ, धार्मिक विचार और भी उनके जीवन में क्या-क्या होता है, वो हम समझ जाएँ। देखिए, मुसलमानों के जीवन के बारे में हिंदुओं को बहुत कम मालूम है और मुसलमानों को हिंदुओं के ज़िंदगी के बारे में शायद बहुत कम मालूम है। जी, आपने ये फार्मर्स की भी बात की और उससे कितनी बढ़िया एक बात निकली है जब इनका ये आंदोलन चल रहा है। इस समय ज़्यादातर तो शायद जो दिल्ली के बाहर, दिल्ली के दरवाज़े में मौजूद हैं, ज़्यादा शायद सिख किसान हैं। जी, लेकिन उनकी मदद के लिए दिल्ली के हिंदू लोग, दिल्ली के मुसलमान लोग जा रहे हैं, कुछ उनको गर्म कपड़े या कुछ मोज़े या खाना वग़ैरह पीना देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, आपने महात्मा गांधी की बात की, लेकिन गुरु नानक की भी बात बहुत ज़रूरी है इस समय। गुरु नानक, जी, देखिए, जब गुरु नानक हमारे इतिहास में देश में आए थे, तो उन्होंने उन्होंने भी हिंदुओं को और मुसलमानों को साथ लाने की बहुत कोशिश की और वो सफलता भी उन्हें मिली। जी, तो आज गुरु नानक का भी जो संदेश मिल रहा है, जिसमें सब कुछ है, भाईचारा है, बहादुरी है, एक दूसरे के लिए कुछ मेहनत करें, और ये जो जो लंगर उनका चलता है सबके लिए, जी, उससे भी हम भारत के सब लोग इतना सीख सकते हैं। तो चाहे गुरु नानक का संदेश हो, कबीर का संदेश हो, या साहिर लुधियानवी का संदेश हो, मोहम्मद रफ़ी का हो, या किसी का हो, जी हाँ। तो तो ये जो इंसानियत है, जो नेकी है, जो दोस्ती है, स्नेह है, हम वो सीख सकते हैं। इस सब के अंदर ये जो हम इंसानियत का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं रक्षक हुआ करता था पिछले 70 साल से, वो हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय था। लेकिन हुँ, आज कहीं भारत में उसकी भूमिका जो है, वो अपने आप में लुप्त सी दिखाई देती है। इलाहाबाद और 1-2 जजमेंट्स वगैरह को छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर एक सुओ मोटो, एक तो कोई कॉग्निसेंस नहीं ली जा रही किसी भी बात में, और दूसरी तरफ एक आम आदमी, एक आम नागरिक की तकलीफों को दरकिनार करके हर बात को सरकारी बात का अनुमोदन कर देना, क्या आप समझते हैं ये एक न्यायालय का रोल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्याय का रोल तो है कि अगर सरकार गलत करे तो बिल्कुल उसे रोके और सरकार को सही रास्ते पे लाए, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। लेकिन देखिए, अ, बहुत ही अफ़सोस हम सबको होता है जब आप ये सुओ मोटो भी नहीं करते हैं या बहुत बड़े-बड़े सवाल आते हैं और लोग भी लाते हैं, लेकिन उस पर बातचीत नहीं होती है, हियरिंग नहीं होती है, तो उसको पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी, जैसे प्रशांत भूषण का मामला आया, जी हाँ, कुछ तो किस प्रशांत भूषण जी ने जिस तरीके से बताया कि वो अपनी अंतरात्मा की बात पर टिके रहेंगे, कोई भी सज़ा उन्हें मिले, वो तैयार हैं। तो इस तरह के जब उदाहरण भी हमें मिलते हैं, तो लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस समय अगर कमज़ोर है या बहादुरी नहीं दिखा रहा है या सरकार को नई रास्ते पे नहीं धकेल रहा है या उस तरफ नहीं उसको धक्का दे रहा है या खींच रहा है, तो फिर हम क्या करें? ये उसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ भी कोई भी अच्छा काम होता है, तो उसकी हम सराहना करें और उसकी बात हम करें, वो बात फैलाएँ, और फिर हम, अगर दिल में हमारी ये एक मज़बूत इच्छा है, और तो ज़रूर न्याय कुछ न्यायाधीश भी हमारे वो भी फिर और भी बहादुरी दिखाएँगे। इसलिए बिल्कुल हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दुःख ज़रूर होना चाहिए, जी हाँ। लेकिन निराश हम नहीं होंगे, और जो सही है वो हम बात बताते जाएँगे। देखते हैं फिर क्या होगा। सही कहा आपने, क्योंकि प्रशांत भूषण के मामले में भी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि क्योंकि सामाजिक एकजुटता थी और लोग हाँ, उनके साथ खड़े थे, तो कहीं ना कहीं फीलिंग द पल्स ऑफ द पीपल कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली गेव इन। दैट इज व्हाट आई वुड से, इट वाज अ विक्ट्री ऑफ जस्टिस, एंड जस्टिस फॉर प्रशांत भूषण। कि वो समझ भी गए कि भारत की जनता भी इस समय क्या चाहती थी, वो भी समझ गए। जी हाँ, जी हाँ। एक मैं आपसे चंद एक आध सवाल जो रह गए हैं, उनमें एक जानना चाहूँगा,
महात्मा गांधी बहुत करीब हैं हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को जिसको कहते हैं ना सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छे कर्म, भाईचारा इस सब के साथ निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जो भौतिकवाद है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी क्या प्रासंगिक नहीं है रहे हैं? और अगर उनको प्रासंगिक बनाना है या किसी तरीके से उनको किसी तरीके से समाज के लिए एक कहते हैं ना कि प्रेरणा बनाना है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? एक आम आदमी क्या कर सकता है जिससे कि उनके आदर्श हमारे जीवन में आ जाए? अगर इसका एक कोई सरल उत्तर मेरे पास होता जी तो हाँ। शायद आपको सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं जरूर, होती, ये बिल्कुल इतना बिल्कुल आसान तो नहीं है। देखिए, हम गांधी की बात करते हैं, मैंने गुरु नानक की बात की, संत कबीर की बात की, तो जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जो तरीके उन्होंने दिखाए हैं या अपने जीवन से उनके जीवन से भी हम सीख सकते हैं। तो वो अगर लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये तो मनुष्य के स्वभाव की बात होती है ना, कि तो हम नहीं करते हैं। हमें सच क्या सही है हमें मालूम होता है, लेकिन हर वक़्त हम नहीं उस रास्ते पे चलते। हम्म। तो तो इस समय हम गांधी को फिर से प्रासंगिक कैसे बनाएँ या उनको इफ़ेक्टिव या सफल कैसे कैसे बनाएँ, वो सवाल हम पूछ सकते हैं, लेकिन असल में सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि मैं अ, जो मुझे सही लगता है उस काम को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। और जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे पड़ोसी जो हैं या जिनसे मैं बात करता हूँ या जिनके साथ मैं ऑफिस में या फैक्ट्री में या कहीं और काम कर रहा हूँ, तो उनको मैं सही रास्ते पे कैसे ले जाऊँ। तो ये हमें सोचना है कि हम गांधी को फिर से कैसे जिताऊं या कांग्रेस को फिर से जिताऊं या किसी और को फिर से जिताऊं, वो शायद सवाल हमें नहीं पूछना है। हमें ये पूछना है कि सही चीज़ को हम हम आगे कैसे बढ़ाएं, और अपनी मेरी क्या जिम्मेदारी। अगर हम इसकी इसके लिए हम प्रतीक्षा करें कि भाई कोई एक लीडर या कोई आ जाएगा और उसके नाम से या उसके पीछे काफ़ी कुछ हो जाएगा, वो शायद उस किस्म के लिए प्रतीक्षा करना, उसके लिए रुकना ठहरना, वो बिल्कुल गलत है। अगर हमें कोई एक ऐसा सिंबल या ऐसा आइकॉन या ऐसा लीडर नहीं मिलता है जिसके पीछे पूरा देश पागल हो जाएगा, हम्म। फिर भी हमें अपना काम आगे रखना है। अगर ऐसा आता है कोई गांधी या जयप्रकाश नारायण या कोई इस प्रकार का आ जाता है तो बढ़िया। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं है कोई ऐसा, अगर मैं खुद बन सकता हूँ, आप खुद बन सकते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी दिखता है जो शायद उस लायक हो सकता है, तो मैं उसको प्रोत्साहन दे सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार हर वक़्त नहीं करना है। हमें अगर हम 10 मील नहीं जा सकते, तो कम से कम 10 कदम तो जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आपका सार यही है कि अगर हर आदमी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी इंसानियत को बरकरार रखे, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, एक अच्छे युग को बनाने के लिए, अपने एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए। और दूसरे जो मेरा साथी है, उसकी इंसानियत को मैं और मज़बूत करूँ या उसको भी बढ़ावा दूँ। जी हाँ। केवल अपने बारे में ना सोचूं, लेकिन अपने साथी, अपने दोस्त, अपनी टीम के बारे में और भी सोचूं और हम साथ मिलकर के आगे बढ़ें। इसके नया अलावा साल हमारे दहलीज पे खड़ा है। आप कुछ अगर अपने राष्ट्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा कि नए साल में ऐसा क्या करें जिससे कि देश दिनों दिन प्रगति भी करे और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खुशहाली आए, मन के अंदर खुशहाली सिर्फ रुपए पैसे की नहीं, लेकिन मन जो आज बटे हुए से है, लोग जो कटे हुए से हैं, वो सब एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बंध जाए, उनमें प्रेम और स्नेह बस जाए, उसके लिए क्या हो सकता है? अ, देखिए, अगर इंसान वो सवाल ही पूछ ले, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर हर एक इंसान उस किस्म का सवाल अपने दिल में पूछे,
तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मुझे 2-3 छोटे से ख़्याल आते हैं जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये बापू गांधी का ये जो विचार था कि वैष्णव जन वाला की पीड़ पर आए, अगर दूसरे की पीड़ा हम जानें, हाँ जी, जी हाँ। वो ही अच्छा काम है। एक तो वो ख़्याल हम रख सकते हैं। दूसरा भी वो जो टैगोर की पंक्ति जो गांधी हर वक़्त याद करते थे और गाते भी थे, "एकला चलो रे", अगर और लोग नहीं भी आएँ, मैं अकेला चलने को तैयार हूँ। जी हाँ, जी हाँ। एकला चलो रे, अगर लोग आएँ तो अच्छा है, ना आएँ तो मैं अकेले चलूँगा। और ये तीसरी एक पंक्ति गांधी की है, वो भी शायद कुछ मदद दे सकती है हमें। अ, वो एक उनकी प्रार्थना का एक की लाइन है कि अंधकार में, द नाइट इज़ डार्क, आई डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टेंट सीन, कि बहुत दूर का चित्र मैं नहीं देखना चाहता हूँ। जी ईश्वर हाँ। से प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इनफ, अगला कदम काफ़ी है मेरे, नेक्स्ट स्टेप इनफ फॉर मी। तो अगला कदम क्या हो, वो हम अपने दिल से पूछें, तो उससे शायद हमें सांत्वना मिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत हमेशा की तरह से जैसे आप हमेशा बहुत गूढ़ बातें बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, वही आज भी आपने की और मुझे लगता है कि रोशनी की किरण आपके जैसे लोगों के आशीर्वचन से मिलती रहेगी और किसी दार्शनिक ने भी कहा है कि हमें नायकों की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं न कहीं विचारों की और सद्विचारों की तलाश करनी चाहिए और उन सद्विचारों को अपनाना चाहिए और यही बात आपने कही। बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी अगली बार भारत पधारेंगे, तो कहीं न कहीं आपके सानिध्य का मुझे आनंद उठाने को एक बार फिर मौका ज़रूर देंगे। नमस्कार। बहुत शुभकामनाएँ आपको और सबको जो सुन रहे हों। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।